हेलो 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 हेलो, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा और एकदम शानदार शानदार लुभावने प्रश्न। तो जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, क्लास चालू करिए गुरुजी। सर मेरा फाउंडेशन बैच में एएलपी केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? अच्छा, हम सब जितना भी बात है तुम्हारा, एक लिंक अभी हम लगा रहे हैं, उस सब एक साथ हम तुम्हारा क्लियर कर देंगे, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और अभी जो जो कमेंट्स आ रहा है उस सबको एक नोट करो, तो 10 को कमेंट्स, क्या क्या कमेंट्स आ रहा है। चलिए हम अभी चला कोई कमेंट्स मत कीजिए, लास्ट में हम सबका कमेंट्स जो है ले लेंगे, आप लोग अपना अपना कमेंट्स कर दीजिएगा, सबके कमेंट्स का हम प्रॉपर वे में जवाब दे देंगे, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहते हैं पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? जल्दी से बता दीजिए, पीतल किसका मिश्रण है? जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। पीतल जो है जस्ता और तांबा का मिश्रण है, वो भी 30% जस्ता और 70% होगा तांबा। एगो तुमको पूछेगा सोल्डर, शोल्डर जो है, सोल्डर की अगर हम बात करें तो ये सीसा, पीबी और टीन का मिश्रण है, सीसा और टीन का मिश्रण है। सोल्डर की अगर हम बात करें तो ये सीसा और किसका मिश्रण है मेरी जान? टीन का मिश्रण है। सीसा और टीन का मिश्रण है कौन? शोल्डर। और अगर हम कांसा की बात करें तो कांसा की अगर हम बात करें तो वो भी तुम्हारा उसी का मिश्रण है, कॉपर ले लो, टीन ले लो। अब बताओ जल्दी से आंसर, पीतल किसका किसका मिश्रण है? पीतल आपका मिश्रण है 30% जस्ता और 70% तांबे का। सोल्डर किसका किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का मिश्रण है। ये को चला, यहां से मिश्रण से सवाल रहबे करेगा, इसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। ये क्वेश्चन और पूछता है, मिश्र धातु जो है बताइए जल्दी से क्या है। एक ऑप्शन देगा ठोस में ठोस का विलयन है, ठोस में ठोस का विलयन है, और दूसरा देगा आपको ठोस में द्रव का विलयन है। बताइए आंसर क्या होगा? ठोस में द्रव का विलयन है, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज आंसर? ठोस में ठोस का विलयन है, आएगो दे देगा ठोस में द्रव का विलयन है। बताइए व्हाट इज आंसर? मिश्र धातु किसमें किसका मिश्रण है? ठोस में ठोस का कि ठोस में द्रव का? व्हाट इज आंसर? व्हाट इज द आंसर? मिश्र धातु किसमें किसका किसका मिश्रण है? जल्दी से बताओ आंसर। चला जी, अभी हम एक सपोर्ट टीम जो है ना, क्योंकि टीम बहुत बड़ा हो गया, तो एक कंप्लीट 20 लोगों का सपोर्ट टीम हम 2 दिन के अंदर चालू कर रहे हैं, जिससे सारा टाइप का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। एकदम 2 दिन के अंदर 20 लोगों का सपोर्ट टीम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे लगभग सारा प्रॉब्लम दूर कर दिया जाएगा। लेकिन चला, इतना ना ज्यादा टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों के बीच से, क्योंकि नंबर ऑफ कोर्सेज ज्यादा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कोर्स में क्या चल रहा है, तो उस सब का हम एक सोल्यूशन निकाल देते हैं 2 से 3 इस सप्ताह में। हम पूरा सोल्यूशन इस सप्ताह में सिर्फ सोल्यूशन पर ही काम कर रहे हैं, कि कैसे बच्चों का सोल्यूशन निकाला जा सके, कि जो प्रॉब्लम है उसका वो सोल्यूशन निकाला जा सके। बताओ क्या है मिश्र धातु जो है? ये ठोस में ठोस का विलयन है। ये एनसीईआरटी का सवाल है मेरी जान, ये एनसीईआरटी का सवाल है। ये क्या है मिश्र धातु? ठोस में ठोस का विलयन है। मिश्र धातु क्या है? ठोस में ठोस का क्या है मेरी जान? विलयन है। तो आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। बताओ मिश्र धातु समांगी है कि विसमांगी है? अगर एक और क्वेश्चन, ये सब एकदम लेवल का क्वेश्चन है, चला ये तो सब याद कर लेगा। सोल्डर, सीसा और टीन का मिश्रण है। मिश्र धातु बताओ जल्दी से क्या है? समांगी है कि विसमांगी है? जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। समांगी है कि विसमांगी है? मिश्र धातु जो है ये समांगी मिश्रण है या विसमांगी मिश्रण है? जल्दी से बता दो व्हाट इज आंसर। 3 दिन पहले टेस्ट लिए थे लेकिन खुल नहीं रहा है। तो चला जी, जिनका भी प्रॉब्लम होता है वो पुराना मोबाइल होने के कारण ये सब प्रॉब्लम होता है। जैसे कोई किसी का बहुत पुराना वर्जन है तो वहां पर ये प्रॉब्लम होता है, तो उसको दूर किया जा रहा है। हम बोले तो एकदम 2 से 3 दिन में आपका जो भी प्रॉब्लम है ऑनलाइन से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम हम दूर कर देंगे। सबका सेक्शन वाइज अलग अलग सपोर्ट टीम हम बना दे रहे हैं, कुछ एकदम इतना बढ़िया कि आपको एकदम दिक्कत नहीं होगा, सारा दिक्कत का सोल्यूशन मिल जाएगा। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। मिश्र धातु समांगी है कि विसमांगी है? तो हम कहेंगे समांगी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मिल जाता है। चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन और हो जाए कि दूध क्या है? दूध क्या है? चलो जल्दी से बता दो, दूध समांगी है या दूसरा विसमांगी है? दूध जो है समांगी है या विसमांगी है? दूध जो है समांगी है या विसमांगी है? जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। व्हाट इज आंसर? दूध जो है वो समांगी है कि विसमांगी है? दूध लगता है समांगी, दिखता समांगी है कि समान रूप से मिला हुआ? ये सब वो क्वेश्चन है चला जो आपके मेरिट को बनाएगा। बताओ आंसर क्या होगा। व्हाट इज आंसर? समांगी जो समान रूप से मिला हुआ, विसमांगी जो समान रूप से नहीं मिला हुआ। तो आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। दूध विसमांगी मिश्रण है। दूध कैसा मिश्रण है मेरी जान? विसमांगी मिश्रण है। दूध विसमांगी मिश्रण है। दूध कैसा मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण है। ये समान रूप से मिला हुआ नहीं रहता है। तो आंसर जल्दी से बता दो। दूध क्यों विसमांगी है? क्योंकि उसमें वसा के छोटे छोटे गुल्लिकाएं होती है, छोटे छोटे कण होते हैं। दिखता दूध ही एक ऐसा विलयन है जो दिखता समांगी है, होता विसमांगी है। मेरे दोस्त, समांगी वो होता है जो समान रूप से मिला हुआ हो, विसमांगी वो होता है जो समान रूप से मिला हुआ ना हो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हम चला डेली आपको 20 क्वेश्चन करवा देंगे एकदम शांति से। कहता है यदि किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, बहुत बढ़िया बात है। डब्ल्यू का मान दे दिया है 56 जूल, एकदम चला वो भी पैटर्न पे, इन्हें कि भारी करने के चक्कर में आउट ऑफ पैटर्न पढ़ा दिए। 56 जूल है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन का मान क्या होगा? एफ का मान दे दिया है 7 न्यूटन। ई चला समझ लो कि एएलपी का सबसे वीवीआई अगर टॉपिक हमको कहेगा तो सबसे महा वीवीआई टॉपिक यही है, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो यहां का क्वेश्चन एकदम आपसे नहीं छूटना चाहिए।
ऑनलाइन बुक ऑर्डर किए थे सर जी, ट्रैक में ट्रैकिंग आईडी इनवैलिड शो कर रहा है। कोई बात नहीं, ट्रैकिंग आईडी इनवैलिड आप छोड़ दें, बुक आपका निकल चुका होगा, ट्रैकिंग आईडी हो सकता है नहीं चढ़ाया होगा, तो बुक आपका निकल गया होगा, 10 दिन के अंदर बुक आपको पहुंच जाएगा। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, और कह रहा है विस्थापन S का मान क्या होगा, तो W बराबर हो जाएगा चला एफ एस। अगर थीटा का मान नहीं दिया हुआ रहना तो एफ एस लेना है, और थीटा का मान दिया हुआ रहेगा तो एफ एस कॉस थीटा लेना है। तो बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। S बराबर क्या हो जाएगा, 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 S बराबर हो जाएगा W बाई एफ। W का मान कितना है 56, F का मान कितना है 7, 7 8 56, 8 मीटर होगा कि 8 मीटर। इतना आसान नहीं है, इन्हें समझना, वाह ये तो लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप नहीं है दोस्त, एकदम बढ़िया से देखो। एगो 8 यहाँ भी है, एगो 8 80 वगैरह वगैरह ऑप्शन में दे रखा है। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर। तेरे नैना मेरे नैनों से। आप जो भी अभी कमेंट्स कर रहे हैं चला वो लिखा जा रहा है, सबका हम एक साथ कमेंट्स का जवाब दे देंगे, हम ले लेंगे वो पन्ना, पूरा कमेंट्स का जवाब आपका दे देंगे। ये हो जाएगा 8 मीटर इज द राइट आंसर। अब सच पूछो मेरी जाने मोहब्बत, तो एगो 8 मीटर है, एगो 80 मीटर है, हिसाब से नहीं मारोगे ना तो सब गड़बड़ा जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम ध्यान रखना, 8 मीटर और 80 मीटर में एकदम डिफरेंस है, चला इसको प्रॉपर वे में ध्यान देना। आप जो भी कमेंट्स कर रहे हैं चला वो हम लास्ट में आपको सबका जवाब दे देंगे, सब हम लिखवा रहे हैं। ओहो आहा, कहते हैं HCFC का विस्तार है। HCFC बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रो है कि डाई डेंसिटी है, कि हाइड्रेटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कि हीटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। देखो एकदम एग्जाम हॉल में जाओगे तब इसमें कंफ्यूजन होगा। आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। और चला ये हमेशा ध्यान रखना, सीएफसी की अगर हम बात करें तो ये एसी और रेफ्रिजरेटर से निकलता है, एसी और रेफ्रिजरेटर से निकलता है, एसी और रेफ्रिजरेटर से निकलता है कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, ओजोन परत को, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, ओजोन परत को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। एसी और रेफ्रिजरेटर से क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और यह ओजोन परत को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। एक होता है बिजली से लगी आग, बताओ तो बिजली से लगी आग कौन बुझाता है, बिजली से लगी आग, बिजली से लगी आग कौन बुझाता है, जल्दी से बता दो, बिजली से लगी आग कौन बुझाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहला ऑप्शन होगा HCFC, दूसरा होगा या CFC या कार्बन टेट्राक्लोराइड। बताओ आंसर क्या होगा, व्हाट इज आंसर। सर हमें टेक्नीशियन का बैच लेना है, इंटर PCS से कौन सा लें, टेक्नीशियन का बैच। चलो इस बात हम लास्ट में, सब अभी लिखा रहा है, हम सबका कमेंट्स का जवाब लास्ट में दे देंगे। बताओ आंसर क्या होगा। कहते हैं CFC, एसी और रेफ्रिजरेटर से निकलता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, ओजोन परत का नुकसान पहुंच जाएगा तो पराबैंगनी किरण नीचे आ जाएगा, सबको चमड़े का कैंसर हो जाएगा। बिजली से लगी आग जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्वारा बुझाई जाती है। अब हमको ये बताइए कि अगर अगर पराबैंगनी किरण से सबसे ज्यादा किस अंग को नुकसान पहुंचेगा, पराबैंगनी किरण से, पराबैंगनी किरण से सबसे ज्यादा नुकसान कौन सा आंतरिक अंग को पहुंचेगा, आंतरिक अंग को पहुंचेगा। एक ऑप्शन है त्वचा और एक ऑप्शन है अस्थि मज्जा, एक ऑप्शन है त्वचा और एक ऑप्शन है अस्थि मज्जा। बताइए आंसर क्या होगा, व्हाट इज आंसर। आंतरिक अंग दिया है, आंतरिक अंग देगा, अगर बाह्य अंग देगा तब क्या होगा आंसर, और आंतरिक अंग देगा तब क्या होगा आंसर। आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। कहते हैं पराबैंगनी, हम लास्ट में चला जो भी आप कमेंट्स कर रहे हैं ना सब हम लिखा रहे हैं, और सबका एक साथ जवाब दे देंगे। और हम सपोर्ट टीम को अगले 3 से 4 दिन के अंदर, इस सप्ताह में चला एकदम बेस्ट। कैमरा ऑफ हो गया क्या, हेलो 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 हेलो, हाँ हो गया, हो गया, ऑन हो गया। कहाँ हिल गया था, इक्की जगह बुलाऊं, हेलो 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 हेलो, क्या हुआ था, हेलो 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 हेलो। पराबैंगनी किरण आंतरिक अंगों की जांच में आंतरिक कौन सा आंतरिक अंग है जो प्रभावित होता है, बताओ जल्दी से आंसर। पराबैंगनी किरण में कौन सा आंतरिक अंग है जो प्रभावित होता है, अस्थि मज्जा। अब बाह्य अंग अगर कहेगा तो त्वचा, बाह्य अंग अगर कहेगा तो कौन सा, त्वचा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहता है हाल ही में सेबी, ये तो चला मेरा क्वेश्चन नहीं है, अब पता नहीं इसका आंसर क्या होगा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो मेरे में आ गया है, साइनोकोबालामीन, बता जल्दी से आंसर क्या होगा। साइनोकोबालामीन, जल्दी से, तो एकदम सब बना दिया होगा चला। साइनोकोबालामीन की अगर हम बात करें तो साइनोकोबालामीन क्या हो जाएगा, बता जल्दी से, B12 हो जाएगा, अब B6 हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, B6 क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। B2 क्या हो जाएगा,
राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। B1 क्या हो जाएगा? हाँ, थाइमीन। B1 क्या हो जाएगा चला? थाइमीन। अब कहता है साइनोकोबालामीन हो गया विटामिन B12। और अगर 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 हम बात करें चला साइनोकोबालामीन की, तो ये B12 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और ALP CBT1 का पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये VVI क्वेश्चन में से आता है। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। लोहा कहाँ पाया जाता है? देखो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। साइनोकोबालामीन में पाया जाता है कोबाल्ट। साइनोकोबालामीन में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। और ये क्या बोलते हैं उसको, रक्त में पाया जाता है क्या? लोहा। अन्य तत्व पाए जाते हैं, लेकिन ये कुछ खास नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको बना ही लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन आज सेट किया है भाई? ज्योग्राफी का क्वेश्चन मेरे में डाल दिया है, साइंस है। अच्छा जीके भी आ रहा है इसीलिए ना, तो रिफ्रेश कर दो भाई। देखो अब नहीं आएगा चला, अब एकदम नहीं आएगा। ये क्वेश्चन भी मेरा नहीं है, अब तो मैथ आ रहा है। नहीं अब ठीक है। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते, हाय 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 हाय। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, एकदम सॉलिड। आज जो क्वेश्चन है चला एकदम स्वीट स्वीट पॉइजन है। कहते हैं किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया बात है, ये अवतल दर्पण है और इसकी वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। वो वीडियो जो बोले थे अरेंज करने, वो हो गया है? वो जो वीडियो बोले थे अरेंज करने के लिए, दूगो हो गया है, तीनों। तो एक एक वीडियो उसका हम एक सीरीज अभी बता देंगे बच्चों को। ये फोकस दूरी यहां हो जाएगा, ये फोकस दूरी यहां हो जाएगा चला। ये फोकस अगर इधर हो जाएगा तो फोकस इधर हो जाएगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस पर स्थित होगा। मुख्य फोकस पर स्थित होगा तो कह रहा है कि मुख्य फोकस डैश पर स्थित होगा। यानी क्या मांग रहा है क्वेश्चन? कह रहा है वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, यानी आर का मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर। 12 तो वक्रता त्रिज्या इसकी इधर होगी अवतल दर्पण की, तो -12 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो हाँ। अब हमको कह रहा है फोकस क्या होगा, तो F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 होता है, तो R का मान है -12/2, ये हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। अब एक ऑप्शन तुमको -6 भी दिया, एक ऑप्शन तुमको 6 भी दिया। अब आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर? ये हमेशा ध्यान रखना, U, V और F माइनस में अगर आए तो माइनस में उत्तर होगा। पावर माइनस में आए तब माइनस में उत्तर होगा। फोकस दूरी माइनस में आएगा तो माइनस में उत्तर होगा। ये एकदम प्रॉपर वे में चला, ध्यान रखना। आंसर जल्दी बता आंसर। ये एकदम जो माइनस में होगा तो माइनस में उत्तर मारना है, प्लस में नहीं मारना है। अगला क्वेश्चन कहता है कार्बन 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 का इनमें कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक, चला कार्बन का गुण एकदम पूछबे ठो करेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, कार्बन जो है, कार्बन का प्रॉपर्टी एकदम ध्यान रखना चला। कार्बन का C6 होता है 1s2 2s2 2p2। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 4। संयोजकता की अगर बात करोगे, संयोजकता की अगर बात करोगे तो वो भी होता है 4। और इसमें श्रृंखला गुण होता है। कौन गुण होता है? श्रृंखला गुण होता है। और ये जो है चतुसंयोजक होता है। 4 संयोजकता है तो चतुसंयोजक है। और दूसरा कि ये सहसंयोजक बंधन बनाता है, स्वसंयोजक बंधन बनाता है। कौन बंधन बनाता है? स्वसंयोजक। और कार्बनिक यौगिक जितने भी हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बनिक यौगिक जितने भी हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अब आंसर बना दो, बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। कार्बन इनमें कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों के अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है? अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी क्या है? श्रृंखला बनाता है, चेन बनाता है, वही ना, उससे ही अधिक संख्या बन जाती है। इसको सार्वभौमिक तत्व भी कहते हैं। इसको कौन तत्व कहते हैं चला? सार्वभौमिक, क्योंकि लगभग पृथ्वी पर हर जगह ये पाया जाता है, इसलिए इसको सार्वभौमिक तत्व के नाम से जानते हैं। आप पहले जानते हो जैव शक्ति का सिद्धांत आया था, जिसमें बर्जीलियस ने कहा था कि भैया कार्बनिक तत्व नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उन्हीं का एक शिष्य था वोहलर, जो अमोनियम साइनेट से पहली बार यूरिया बना दिया था। जो अमोनियम साइनेट से पहली बार क्या बना दिया था? यूरिया बना दिया था। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। कार्बन इनमें से कौन सा गुण यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है? समावयवन, द्विसंयोजकता। द्विसंयोजकता तो होता नहीं, चतुसंयोजकता होता है, ये द्विसंयोजकता होगा नहीं। श्रृंखला गुण, चतुसंयोजकता, अपर रूपता और चतुसंयोजकता। तो आंसर हो जाएगा श्रृंखला गुण और चतुसंयोजकता। एक क्वेश्चन पूछा था, सर आपसे निवेदन है कि ट्रेड की क्लास की वैलिडिटी 6 मार्च को खत्म हो रही है, सब बढ़ जाएगा। एकदम निवेदन करने की जरूरत नहीं है, सबकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। अब देखो जिन बच्चों ने पहले कोर्स ले रखा है उनकी वैलिडिटी अपने आप बढ़ जाएगी। अब बताओ चला आंसर क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि श्रृंखला गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वह तत्व जो श्रृंखला गुण रखता है, मतलब कार्बन की बात कर रहा है, इसका ध्यान रखना, पिछले बार क्वेश्चन पूछा था। अगला प्रश्न आपकी सेवा में उपलब्ध है।
कहते हैं एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी रहता है। देखो चला, इसमें जो क्वेश्चन तुमको पूछेगा, जैसे कहते हैं ना, न्यूट्रॉन अगर अस्थिर रहेगा सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन समान सम न्यूट्रॉनिक, प्रोटॉन समान सम प्रोटॉनिक, भार समान सम भारिक, तो वैसे ही समदाबिया में दाब समान, यानी दाब समान बोले तो दाब नियत रहता है। सममितीय में आयतन नियत, आयतन जो है ये नियत रहता है। आयतन क्या रहता है? नियत। रुद्धोष्म में ऊष्मा नियत, रुद्धोष्म में कौन नियत? ऊष्मा नियत। और समदेशिक में तो देश नियत। समदेशिक की अगर हम बात करें तो देश नियत रहेगा, समदेशिक में क्या नियत रहेगा? देश नियत रहेगा। समबारिक होता है, समदाबिया का ही एक और नाम है समबारिक, नाम सुने हो? इसी को हम लोग समबारिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चला, समबारिक भी कहते हैं। इसी को हम लोग समबारिक कहते हैं। समबारिक बोले तो जिसका दाब नियत रहे, सममितीय बोले तो जिसका आयतन नियत रहे, रुद्धोष्म बोले तो जिसका ऊष्मा नियत रहे। समतापीय नहीं पूछेगा क्योंकि उससे नामे से क्लियर है जिसमें ताप नियत रहे। समतापीय जकरा में ताप नियत रहे, समतापीय नहीं पूछेगा। रुद्धोष्म परिवर्तन जिसमें ऊष्मा नियत रही पूछेगा। कहता है समदाबीय को समबारिक भी कहते हैं। बार दाब का मात्रक है, इसलिए समबारिक को भी हम लोग दाब समान रहता है, दाब नियत रहता है। समदेशिक में देश नियत रहेगा, रुद्धोष्म में ऊष्मा नियत रहेगा। रुद्धोष्म परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें ऊष्मा का मान क्या रहता है? नियत रहता है। तो अब जितना लोग आप कमेंट्स कर रहे हैं भाई लोग, इस सब का जवाब हम एक बार लास्ट में आपको दे देंगे। वैलिडिटी बढ़ाने के लिए थैंक यू। सबका वैलिडिटी बढ़ जाएगा। चला, ठगने वाला धंधा थोड़े है। जो बच्चा एक बार कोर्स ले लिया मतलब उसका वैलिडिटी बढ़ जाएगा। एक ऊष्मा गतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है, आयतन अस्थायी रहता है, इसको हम लोग कहते हैं सममितीय। और समबारिक हो जाएगा, दाब नियत रहेगा। समदाबीय दाब नियत रहेगा, रुद्धोष्म में ऊष्मा नियत रहेगा। जल्दी से लिख लो। तेरे नैना मेरे नैनों से 6 to 8 के लिए मैथ का क्लास। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? कहता निम्नलिखित में से कौन सा गति, न्यूटन के गति के तीसरे नियम, ये चला अभी करंट का क्वेश्चन है, जल्दी बता दो आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति का तीसरा नियम? देखो, न्यूटन के गति के तीसरे नियम से दो बातें स्पष्ट थी। पहला, बल हमेशा जोड़े में होगा। पहला, बल हमेशा, क्योंकि क्रिया के बराबर था विपरीत प्रतिक्रिया होती है, बल हमेशा जोड़े में होगा, बल हमेशा जोड़े में होगा। और दूसरा, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगता है। एक पर क्रिया होगा तो दूसरे पर प्रतिक्रिया होगा। क्रिया तथा प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगता है, दोनों अलग अलग वस्तु पर लगता है, दोनों अलग अलग वस्तु पर लगता है, दोनों अलग अलग वस्तु पर लगता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगता है। अब पढ़ो क्वेश्चन। बताओ निम्नलिखित में न्यूटन के तीसरे नियम के लिए कौन सा सही है? एक बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। देखो, एक निकाय हुआ, अगर हम अपने आप को ऐसे थप्पड़ मारे, एक निकाय हुआ मेरा गाल, एक निकाय हुआ मेरा हाथ, तो दोनों अलग अलग निकाय है, अलग अलग निकाय पर एक दूसरे के विपरीत लगता है। इधर एक्शन तो इधर रिएक्शन। आंसर बता, व्हाट इज द आंसर? सी फॉर कैट इज द आंसर। बताओ तो चला, न्यूटन बल का सूत्र जो है, बल का सूत्र जो है, ये कौन नियम से मिला था? पहला से कि दूसरा से कि तीसरा से? बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। बल का सूत्र जो है वो किस नियम से मिला था? F बराबर ma, ये किस नियम से मिला था? जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। सर नहीं, करण फेसबुक जी नहीं, उसी में आपका काम हो जाएगा। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। बल, व्हाट इज आंसर? न्यूटन के दूसरे नियम से में बल की का सूत्र मिलता है, तीसरे नियम से में बल की प्रकृति का पता चलता है। अब देखो चला, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है 2 ओम 3 ओम 5 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध एक भी वोल्टेज वाली बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि 2 ओम प्रतिरोध प्रवाहित धारा का मान 4 एम्पियर है तो भी का मान क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है इस तीनों श्रेणी में है। जल्दी से आंसर बता दो। ये तीनों श्रेणी में है और एक भी वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है, और कह रहा है कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? 4 एम्पियर की। बहुत बढ़िया बात है, ये 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 5 ओम है। अब कह रहा है मेरी जाने मोहब्बत कि भी का मान क्या होगा? तो एकदम भी बराबर क्या लगा देना है? आई आर। तो भी बराबर आई का मान है 4, आर का मान जो होगा ये सबको श्रेणी में जोड़ देंगे, 2 3 5 5 10, 10 चौका कितना हो जाएगा? 40। तो 40 वोल्ट इज द आंसर। देख के डरना नहीं है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, अगस्त 2018 का एएलपी का वेरीफाइड क्वेश्चन है। हो गया। अब देखो चला, फिर से हम बताते हैं। 2 ओम 3 ओम 5 ओम प्रतिरोध तीनों भी वोल्टेज वाली बैटरी के साथ श्रेणी में संयोजित है। यदि 2 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान 4 एम्पियर है तो भी का मान क्या होगा? अगर 2 ओम से प्रवाहित धारा का मान 2 ओम से प्रवाहित धारा का मान 4 एम्पियर, तो सबसे 4 एम्पियर होगा क्योंकि सब श्रेणी में है।
तो भी बराबर आई आर लगा देंगे। आर का मान कितना हो जाएगा? 2 3 5 5 10 हो जाएगा आंसर। एक बात बताओ चला, एक क्वेश्चन तुमको देगा जो हम अभी तुमको दे रहे हैं, इससे पहले भी हम एक बार दिए थे, देखते हैं कौन कौन बना पाता है। इसमें ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, एक ऐसा तार लगा हुआ है। बताओ समतुल्य कितना हो जाएगा? समतुल्य है 5 3 8 2 10 ओम, और दूसरा दे देगा 8 ओम। बताओ समतुल्य कितना हो जाएगा? और तीसरा दे देगा 5 ओम। बताओ समतुल्य कितना हो जाएगा? जल्दी बता। ऐ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को। जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? 2 ओम 3 ओम 5 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध एक भी वोल्टेज वाली बैटरी के साथ श्रेणी में संयोजित है। यदि 2 ओम प्रतिरोध के से प्रवाहित धारा का मान इतना है तो हम बता दीजिए, यही सवाल कैसे बनेगा। यहां आंसर बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? 2 ओम की 3 ओम की 5 ओम। व्हाट इज द आंसर? 5 3 8 ओम की 10 ओम। सही आंसर सब लोग जोड़ेंगे 5 3 8 2 10। बट ये जो है ये चला बाईपास है। बाईपास है मतलब इधर से धारा का प्रवाह होवे नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ प्लेन तार लगा हुआ है। जब भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है, तो विद्युत धारा इधर से तो चला जाएगा लेकिन इधर से नहीं जाएगा, इसलिए इसको गिनवे नहीं करेंगे। 5 और 3 8 ओम हो जाएगा आंसर। 5 और 3 कितना ओम हो जाएगा? 8 ओम। 10 ओम वाले गलत है, आपका आंसर गलत है। कोई बात नहीं, सीख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये भी चला, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कहता है प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? बता क्या होगा आंसर? प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है तो किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। आज जाइलेम के द्वारा किसका? जल का। अब हमको ये बताइए, ये दोनों किस सिद्धांत पर काम करता है? केसिकत्व के। ये दोनों किस सिद्धांत पर? केसिका ने कोशिका ने। एक ऑप्शन देता है कोशिका, एक ऑप्शन देता है केसिकत्व, एक ऑप्शन देता है केसिका। बताओ तो ये किस जाइलम किस सिद्धांत पर काम करता है? जाइलम किस सिद्धांत पर काम करता है? एक दे देगा तुमको कोशिका, कोशिका, दूसरा दे देगा तुमको केसिका। बताता आंसर क्या होगा? जाइलम किस सिद्धांत पर काम करता है? कोशिका की केसिका। हो तुझे पाना है मैंने सोच लिया, नौकरी को रे चुट्टा। जल्दी बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज आंसर? कोशिका की केसिका। इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। आंसर हो जाएगा केसिका। जाइलम जो है वो केसिका के सिद्धांत पर काम करता है या केसिकत्व के सिद्धांत पर काम करता है। इसका प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा, मामला गड़बड़ाइएगा नहीं। रंध्र जो है चला, रंध्र के माध्यम से क्या होता है? वाष्पीकरण। रंध्र के माध्यम से क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। रंध्र के माध्यम से क्या होता है? वाष्पीकरण। हाँ हाँ, रंध्र के माध्यम से क्या होता है? वाष्पीकरण। अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन रहेगा कि मनुष्य में गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय होता है, विनिमय होता है। मनुष्य में गैसों का विनिमय होता है। एक ऑप्शन रहेगा तुमको एल्वियोली, एल्वियोली, एल्वियोली। इस बार का रेलवे का एकदम फेमस क्वेश्चन था। एक ऑप्शन है तुम्हारा विली। बता जल्दी से आंसर, व्हाट इज आंसर? मनुष्य में कहां होता है गैसों का विनिमय? फेफड़ा में। फेफड़ा में कौन करता है? एल्वियोली की विली। बता आंसर। एएलपी वैकेंसी में बिहार वाले एनसीएल सर्टिफिकेट लगा दिए हैं गुरुजी, क्या करें? कोई बात नहीं, लगा दिए हैं तो 29 तारीख से पहले सेंट्रल वाला ओबीसी बनवा के रख लीजिए, एसडीएम लेवल का रख लीजिए, उसको अपडेट नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। कैटेगरी ओबीसी फॉर्म डाले हैं, क्या हम जनरल में फाइट कर सकते हैं? इस पर एक वीडियो आ रहा है चला। ओबीसी में अगर आपने फॉर्म डाला है तो क्या आप जनरल में फाइट कर सकते हैं? नहीं, इस पर हम एक कंप्लीट ओबीसी ईडब्ल्यूएस और सब के लिए एक वीडियो हम बनाने वाले हैं। बता आंसर क्या होगा? जल्दी बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज आंसर? हम कुछ कुछ कमेंट्स तो चलो देख पा रहे हैं। आंसर बता। मनुष्य में गैसों का विनिमय एल्वियोली के द्वारा होता है, फेफड़ा में। फेफड़ा में। और ये दोनों क्वेश्चन पूछा चला। विली जो है ये छोटी आंत, छोटी आंत में होता है जो भोजन रस का अवशोषण करता है। भोजन रस अवशोषण, भोजन रस अवशोषण करता है, भोजन रस का अवशोषण करता है। भोजन रस का क्या करता है चला? अवशोषण करता है। बिल्ली छोटी आंत में होता है और ये भोजन रस का क्या करता है? अवशोषण करता है। जिनका भी क्लास चला स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत जल्द आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे 2 3 4 दिन में सारा क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। जिसका ट्रेड स्टार्ट नहीं हुआ उसका ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, जिसका एक ही पेपर स्टार्ट हुआ है उसका बाकी पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत जल्द आपका धीरे धीरे आपका सारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। उसका यूट्यूब में कम्युनिटी में आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा। अगला, ओहो ई का है भाई, एकरा हटाओ। अब आ जाओ हेने। एल्वियोली और विली इस बार का फेमस क्वेश्चन रहा था। कहते निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? प्रायोफाइटा को, किथेलोफाइटा को, ज्ञानावृत बीजी के टेरिडोफाइटा, किसको कहा जाता है? जल्दी बता। प्रायोफाइटा का। टेरिडोफाइटा क्या हो जाएगा? ये होता है चला सरीसृप। टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करें तो ये सरीसृप होता है। टेरिडोफाइटा क्या होता है? सरीसृप होता है। टेरिडोफाइटा क्या होता है? सरीसृप होता है। अब ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। थेलोफाइटा। चला एक चीज और ध्यान रखना, जिसके जनन अंग गुप्त होते हैं वो भी कौन होता है? टेरिडोफाइटा। कल आया था क्वेश्चन। जिसके जनन अंग गुप्त होते हैं वो कौन होता है? टेरिडोफाइट्स होते हैं। आंसर
हाँ, एक और आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चला, कहते हैं विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह ऊर्जा डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में बदलता है। यहां भी हमको लगता है एक गैप होगा। चला, 1 मिनट रुक जा न जा दिल तोड़ के। कहता यह डैश ऊर्जा को, यहां भी एक डैश होगा, यह डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन है विद्युत मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में बदलता है। अब बता दीजिए जल्दी से। पहले तो मोटर हो गया था, आप जान लीजिए फ्लेमिंग ने 2 लॉ दिए थे। फ्लेमिंग ने 2 लॉ दिए थे। एक दिया था फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ बोले तो लेफ्ट की राइट। एक दिया था दाएं हाथ का नियम, तो कहते हैं बाएं हाथ का नियम बोले तो लेफ्ट हैंड रूल, और दाएं हाथ का नियम बोले तो राइट हैंड रूल। तो भैया बाएं हाथ का नियम जो था, बाएं हाथ का जो नियम था ये मोटर के लिए था, और दाएं हाथ का नियम जो था ये जनरेटर के लिए था। इसके लिए था चला, जनरेटर के लिए। आप देखो अगर याद ना रहे तो इसे याद रखना, हम दाएं हाथ से जनरेटर स्टार्ट करते हैं। जब भी जनरेटर स्टार्ट करते हैं दाएं हाथ से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड से। कभी ऐसे से जनरेटर स्टार्ट किया है रे? कभी कोई नहीं करता था। जब भी जनरेटर स्टार्ट करते हैं दाएं हाथ से स्टार्ट करते हैं। किस हाथ से स्टार्ट करते हैं? दाएं हाथ से। किस हाथ से? दाएं हाथ से स्टार्ट करते हैं। तो बता, जनरेटर दाएं हाथ का नियम हो गया, विद्युत मोटर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम हो जाएगा। मोटर है ना, तो मोटर है तो बाएं हाथ का नियम हो जाएगा। जनरेटर रहता तब दाएं हाथ का नियम होता, तो बायां हाथ वाला हो जाएगा आंसर, दाएं हाथ वाला नहीं होगा। बोलो हाँ। अब कहता है यह डैश ऊर्जा को, तो सबको पता है इसमें कौन ऊर्जा देते हैं? मोटर में विद्युत ऊर्जा देते हैं, इसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? C4 कैट इज द आंसर। बताओ आंसर क्या होगा? या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। हम बोले फिर से, फ्लेमिंग जो है ये बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम दिया था। बोलो हाँ। फ्लेमिंग क्या दिया था? बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम। तो दाएं हाथ राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए, अब बाएं हाथ किसके लिए? मोटर के लिए। अब बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? C4 कैट इज द राइट आंसर। अगला कहते हैं जल का अपवर्तनांक है 4/3, जल की प्रकाश में चाल। ये फॉर्मूला हो जाता है चला, म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब क्वेश्चन ये फॉर्मूला होता है 3 × 10⁸ म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब आपको म्यू का मान दे दिया है 4/3, ई दे दिया है 3 × 10⁸, माध्यम में प्रकाश की चाल है x। तो 3 ई कितना हो जाएगा बता? x का मान निकालोगे 3 × 3 = 9, 9/4 × 10⁸, ये हो जाएगा x = 4 × 8 कितना हो जाएगा? 10⁸ मीटर पर सेकंड इज द आंसर। देख लो फिर से कहते हैं जल का अपवर्तनांक है 4/3, जल का अपवर्तनांक कितना है? 4/3। और जल में प्रकाश की गति क्या होगा? फॉर्मूला होता है म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। 4/3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ई इतना होता है, एक्स का मान निकालना है, आंसर आ जाएगा। यही है क्या आंसर? यही चला पूछा हुआ क्वेश्चन है, सॉरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। पता आंसर क्या होगा? डेली हम आपसे मिलेंगे चला 20 अलग अलग टॉपिक के सवाल लेकर के 9:20 में। और अगर आपको वीडियो देखना हो तो ये LP CVT 1 का डेली का क्वेश्चन डिस्कशन है, एक दिन CVT 2 भी होगा। तो अगर आपको वीडियो देखना हो मेरी जाने मोहब्बत, तो ये जो LP CVT 1 का जो क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस है, इसके बाद मेरे बाद मैथ वाले सर आते हैं, उसके बाद रीजनिंग वाले, फिर GS वाले सर आते हैं। तो अगर आपको सिर्फ मेरा देखना हो तो आप शुरू का 40 मिनट देखिए, मेरा 20 क्वेश्चन आपको डेली मिल जाएगा। और एक और सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं चला, मेरे बाद फिर रीजनिंग वाले आएंगे, फिर मैथ वाले, फिर GS वाले भी आएंगे, क्योंकि ये पूरा सेट एक डिस्कस होता है। लेकिन अगर सिर्फ आप हमको फॉलो कर रहे हैं या मैथ को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ रीजनिंग को, तो सबका टाइमिंग फिक्स है, आप उस टाइम में आके अपना क्लास कर सकते हैं। एक हम नॉलेज सीरीज की लाए थे चला, साइंस नॉलेज सीरीज। कौन कौन लोग किया था? जिसका पहला वीडियो हम डाले थे, जिसके थ्रू हम ये कर रहे हैं चला कि 50 लगभग 30 35 40 50 वीडियोस हम डालेंगे, और उसमें एक टॉपिक का 10-10 मिनट 15-15 मिनट का वीडियो होगा, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो होगा। उसमें वो टॉपिक कंप्लीट पढ़ा देंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे, क्वेश्चन डिस्कशन नहीं, टॉपिक कंप्लीट पढ़ाएंगे। और जितना भी 30 35 40 टॉपिक है पूरे साइंस में, जो टफ टॉपिक है, उसका हम अलग से 10-10 15-15 मिनट का वीडियो अगर सिर्फ सेपरेट उसी टॉपिक का अगर हम अपलोड कर दें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। साइंस नॉलेज पार्ट 1 हम अपलोड कर दिए हैं, और उसका एक प्लेलिस्ट भी हम बना देते हैं। साइंस नॉलेज का एक प्लेलिस्ट बना दीजिए यूट्यूब पे, और वो वीडियो अगर आप 35-40 को फॉलो कर लेते हैं तो आप विश्वास कीजिए कि आपका 40 टॉपिक कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, और आपको साइंस में एकदम बूस्टर मिलेगा, एकदम बूस्टर। और अगर अच्छा रहा तो यही चीज हम लोग मैथ में भी स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग में भी स्टार्ट करेंगे। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ हमको चाहिए साइंस का नॉलेज सीरीज? उसमें हम करेंगे क्या, फिर से बता देते हैं। हम आपको चला जी एक कंप्लीट टॉपिक, जैसे मान लो अभिसारी अपसारी में क्या अंतर है,
जैसे मान लो प्रभाजी आसवन, आसवन में क्या अंतर है, जैसे मान लो दर्पण में कहां वस्तु रखेंगे कहां प्रतिबिंब बनेगा, जैसे मान लो गैसियस थ्योरम चारों को 10 मिनट में एक्सप्लेन कर देंगे। उस टाइप का वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो साइंस नॉलेज सीरीज हम एक स्टार्ट किए हैं, अगर आप चाहते हैं तो एक टाइप कीजिए, नहीं चाहते हैं तो 2 टाइप कर दीजिए। उससे आपको चला जी बहुत ज्यादा फायदा होगा, विश्वास कीजिए वो हॉर्लिक्स का काम करेगा आपके साइंस में। वो जो आप कहते हैं ना वो क्वेश्चन छूट गया, वो जैसे आवर्धन क्षमता नहीं समझ में आता है, वो कंप्लीट आवर्धन क्षमता का ही वीडियो बना के 10 मिनट का डाल देंगे। 10-10 मिनट का फॉलो कीजिएगा तो आपको एक हैक्टिक लोड भी नहीं मिलेगा। कमेंट सेक्शन दिखाओ भाई, बताओ क्या चाहिए तुमको। एक पहला वीडियो डाल दिया, दूसरा वीडियो कल सुबह आ रहा है, दूसरा वीडियो कल आ रहा है चला, और ऐसे ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन पे वो वीडियो आएगा आपका। जब भी आएगा, जो अच्छे बच्चे हैं अगर उसको फॉलो कर लेते हैं, खाली फॉलो कर लेते हैं चला, और आप कौन सा टॉपिक का वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक भी आप कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक का 10 मिनट 12 मिनट का एक वीडियो आपको देंगे। तथा डैश द्वारा दाब प्रवणता बल संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। ये चला हमेशा ध्यान रखना, भूस्थैतिक प्रवाह ये नया टाइप का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। भूस्थैतिक प्रवाह जो होता है ये कैरियोलिस बल होता है, जो पृथ्वी पर लगता है उसे हम कैरियोलिस बल कहते हैं। कौन बल कहते हैं ये आपको याद रखना होगा, डैश द्वारा दाब प्रवणता बल संतुलित होने पर कैरियोलिस भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है कैरियोलिस बल के द्वारा। फिर कहता है भूस्थैतिक बल नहीं होगा, द्रवस्थैतिक बल भी नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण बल होता है 2 द्रव्यमान के बीच लगता है, 2 द्रव्यमान के बीच लगने वाला जो बल है मेरी जाने मोहब्बत वो गुरुत्वाकर्षण बल है। अब बताओ चला सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, किस बल के विरुद्ध चढ़ रहे हैं। पहला एक ऑप्शन देगा तुमको गुरुत्वाकर्षण, एक ऑप्शन देगा गुरुत्वाकर्षण, और एक ऑप्शन देगा, दूसरा ऑप्शन देगा तुमको गुरुत्व बल। बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बता दो क्या हो जाएगा। सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, किस बल के विरुद्ध चढ़ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की गुरुत्व बल। जल्दी बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज आंसर। गुरुत्वाकर्षण बल होता है 2 वस्तु के बीच लगने वाला बल, 2 वस्तु के बीच लगने वाला बल। गुरुत्व बल होता है एक वस्तु हो और एक जो है वो पृथ्वी हो, एक वस्तु और एक पृथ्वी के बीच लगने वाला बल जो है वो गुरुत्व बल है। अब बताओ आंसर क्या होगा, व्हाट इज आंसर, व्हाट इज द आंसर, जल्दी बताओ। गुरुत्वाकर्षण बल 2 वस्तु के बीच लगने वाला बल है, गुरुत्व बल एक वस्तु और एक पृथ्वी के बीच लगने वाला बल है। व्हाट इज द आंसर, जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि सीढ़ी पृथ्वी पर लगा हुआ है तो ये गुरुत्व बल हो जाएगा, और ये चला सेकंड आंसर हो जाएगा। ये कौन आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर, कौन आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर। बताओ सबसे मजबूत बल कौन है, सबसे मजबूत बल कौन है, क्वेश्चन है सबसे मजबूत बल, सबसे मजबूत बल जो है कौन है। पहला है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण एकदम हम पढ़ाए हैं चला, दूसरा है अपकेंद्र, अपकेंद्र बल, और तीसरा है मेरी जान नाभिकीय बल। तीसरा क्या है, नाभिकीय बल। तीसरा क्या है मेरी जाने मोहब्बत, नाभिकीय बल। अब बताओ आंसर क्या होगा, व्हाट इज आंसर। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। हम तो चला मर्द आदमी है, मर्द है तो कुछ काम कर, ना तो काई भेड़ बकरी वाला जीवन जी रहा है रे छोटा। 12-15 घंटा का मेहनत कर चला, सुबह 7 बजे से पढ़ा रहे हैं, हमको अपने करियर की चिंता है, तुमको अपने करियर की चिंता है कि नहीं, देख लो। बताओ आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एएलपी का ओरिजिनल क्वेश्चन है, कहता है एक अल्कोहल का क्वथनांक कितना है केल्विन। ये चला फालतू का क्वेश्चन है, मतलब फालतू का फंसा रहा है तुमको कि अल्कोहल है फलना है चलना। 78 डिग्री से केल्विन पर मांग रहा है, सीधा 78 को केल्विन में बदल देना है। अल्कोहल का हो कि किसी का हो, जैसे x डिग्री सी को केल्विन में बदलना है तो x प्लस 273 होता है। हम कल भी आपको बताए थे क्वेश्चन, x केल्विन को डिग्री सी में बदलना है, x माइनस 273 केल्विन होता है, डिग्री सी होता है। देख लो हमेशा ध्यान रखना, सी का पोजीशन है 3, के का पोजीशन है चला 11, तो सी का पोजीशन है 3, के का पोजीशन है 11। 3% से 11% में जाना है तो जोड़ देना है, 11% से 3% में आना है तो घटा देना है। तो देख लो डिग्री सी को केल्विन में बदलना है तो जोड़ देना है, केल्विन को डिग्री सी में बदलना है घटा देना है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। ओहो एक बच्चा का तब तक कमेंट, सर सर 1 शॉर्ट वीडियो ऑन एवरी चैप्टर एवरी टॉपिक डाल दीजिए ना सर। 1 शॉर्ट चला टॉपिक कंप्लीट पढ़ा देंगे, साइंस नॉलेज सीरीज जो आ रहा है उसमें उस दिन वो टॉपिक 10 मिनट के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा ऐसा अगर बाबू 40-45 टॉपिक पढ़ लिया ना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और 10 मिनट 15 मिनट तो तू निकाल ही सकता है। पहला वीडियो कल सुबह आएगा तुमको 8 बजे, दिन में जब फुर्सत मिले देख लेना। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सी है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा, जल्दी बता। या बोलेगा तो डेली रात में हम दे देंगे, इन्हें रात में से बढ़िया होगा दिने में, दिनों में नहीं, हमको लगता है रातें में ठीक रहेगा। करे रात में सब जगल रहता है, साइंस नॉलेज सीरीज खट से इधर से घुसेगा 10 बजे। एक टाइम देखते हैं हम चला कौन उचित टाइम होता है। अल्कोहल 78 डिग्री से था, 78 प्लस 273 सेल्सियस को केल्विन बदलना, 273 जोड़ दीजिए, 8 3 11 हो जाएगा, 7 7 14 1 15 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। कितने आ रहा है क्या, 351 इज द राइट आंसर। ये हमेशा ध्यान रखना, सेल्सियस का पोजीशन 3 है, 3 को 11 में बदलने के लिए जोड़ना होगा, 11% से 3% में जाने के लिए घटाना होगा। एकदम चला ध्यान रखना। अगला, तुझे अपना बनाने की
इस बार का टीसीएस का क्वेश्चन है। 20 को क्वेश्चन जो चला करवाएंगे ना, तुमको कोई एग्जाम दो, ग्रुप डी का दो, एलपी का दो, टेक्नीशियन का दो, एनटीपीसी का दो, बीएसएससी दो, एकदम जान फूक देगा तुरा में। देख लो ये एकदम टीसीएस का ओरिजिनल क्वेश्चन है। धात्विक गुणधर्म, ये हमेशा ध्यान रखना चला, धात्विक गुणधर्म जो है इधर से इधर जाने पर धात्विक गुण जो है इधर धातु होता है, इधर मेरी जान अधातु होता है, इधर से इधर जाने पर जो है ना धात्विक गुण घटता है, धात्विक गुण जो है धात्विक गुण घटता, और इधर से इधर आने पर जो है ना धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। तो अब देख लो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो लीना करो रब से फरियाद, हे लीना करो रब से फरियाद, वर्ग का क्वेश्चन है तो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा होगा सबसे नीचे वाले का। तो बता आंसर क्या हो जाएगा? हाँ 3 नंबर बोलन रे। देखो लिथियम सबसे कम होगा, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है तो ऊपर वाले का सबसे कम होगा। आंसर बता, हमको लगता है लिथियम सबसे कम होगा, फिर सोडियम, लीना करो रब से फरियाद, यही हो जाएगा आंसर। 3 नंबर कैसे मार रहा है रे? अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्या प्रैक्टिस सेट मार सकते हैं? एकदम मारिए चला जी, प्रैक्टिस सेट तो एकदम मारिए, डेली मारिए। देख लो हम चला कंप्लीट थ्योरी हम लोग बता देते हैं, एकदम थोड़ा टेंशन लेने का जरूरत है। इधर धातु है, इधर अधातु है, बीच में कौन होता है? उपधातु। उपधातु, उपधातु जो होता है चला ये जिगजैग लाइंस है, ये कौन लाइंस है? जिगजैग लाइंस है, जिगजैग लाइंस है जिस पर उपधातु होता है। उपधातु की संख्या कितनी है? 7। जो धातु और अधातु को अलग करता है इसको हम लोग बॉर्डर लाइन तत्व भी कहते हैं, इसको हम लोग कौन लाइन तत्व कहते हैं? बॉर्डर लाइन तत्व भी कहते हैं। इसको कौन लाइन तत्व कहते हैं? बॉर्डर लाइन तत्व। धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है? तो लिथियम सबसे कम, उससे ज्यादा सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आंसर सर जी सीबीटी 1 में ओनली 50 आ रहा है। बाप रे 50 नंबर यही है रे, 75 में 50 आ रहा है, समझ लो तुम्हारा स्कोर बहुत बढ़िया है। 75 में चला 50 आ रहा है ना तो तुम्हारा स्कोर बहुत बढ़िया है। 55 60 पे 55 नंबर पे तो किसी का किसी भी बोर्ड में बन जाएगा पीटी रे। चला बता आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 वाले तत्व चला पूछवे करेगा, एकदम ध्यान रखना। संक्रमण तत्व किसको कहते हैं? आज भी हम ऑफलाइन में डिस्कस करवाएं डी ब्लॉक को। अंतः संक्रमण तत्व किसको कहते हैं? ये ध्यान रखना, अंतः संक्रमण तत्व जो होता है वो होता है एफ ब्लॉक। अंतः संक्रमण तत्व जो होता है वो कौन ब्लॉक होता है? चला एफ ब्लॉक होता है। अब क्षारीय धातु होता है फर्स्ट ए, फर्स्ट ए के जो भी तत्व है हे हाइड्रोजन को छोड़ के, लीना करो ये सब होता है चला क्षारीय धातु। अक्रिय गैस हो गया 8th हीलियम नियॉन क्रिप्टन जो क्षारीय मृदा धातु हो गया सेकंड ए, जिसमें हम लोग कहते हैं बेटा मैंगो का शरबत राम को दो। बता आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक अवस्था में समूह 2, तो समूह 2 हो जाएगा क्षारीय मृदा। अब इसमें बच्चा क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा में कंफ्यूज करता है, हमें को जुगाड़ तुमको बता के जाते हैं। क्षारीय धातु, क्षार में छोटा वर्ड है तो क्षारीय मृदा बड़ा वर्ड है, तो छोटा हो जाएगा पहला, अब बड़ा हो जाएगा दूसरा, यानी क्षार हो जाएगा पहला, क्षारीय मृदा हो जाएगा दूसरा। एकदम ध्यान रखना चला, क्षार हो जाएगा पहला और क्षारीय मृदा हो जाएगा दूसरा, क्षार हो जाएगा पहला और क्षारीय मृदा हो जाएगा दूसरा। आंसर तेरे नैना मेरे नैनों से बीठी बीठी बातें करते हैं। क्षारीय हो जाएगा कौन? पहला, और क्षारीय मृदा हो जाएगा कौन? चला दूसरा। कहते हैं विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? हा विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक देखना है, हमेशा ध्यान रखना चला। शक्ति का अगर कहेगा ना ऐसा ही मात्रक कहेगा तो वाट, व्यवहारिक मात्रक कहेगा, व्यवहारिक मात्रक कहेगा, या यंत्र की शक्ति का मात्रक कहेगा तो एचपी। आप बहुत बड़े यंत्र की शक्ति अगर कहेगा, बहुत 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 बड़े यंत्र की शक्ति अगर कहेगा, बहुत बड़े यंत्र की शक्ति तो मारना किलोवाट। एकदम एक ध्यान में रख लो, 1 HP बराबर 746 वाट। एक चीज और ध्यान रखना, ऊष्मा का जो है इसका ऐसा ही मात्रक होता है जूल, और इसका सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है कैलोरी। और ताप की अगर हम बात करें तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन, और इसका सीजीएस मात्रक होता है डिग्री सी। चला साइंस अपने कलम से नचाते हैं, थोड़ा अगर नाचना है ना हमारा साथ मिलो 9:20 में डेली। हाय हिम्मत, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है तू। 58 आ रहा है तो धुआं छोड़ा रहा है। हमारा सेट में जगह 58 आ रहा है वो वहां आएगा कम से कम 65 से 68 नंबर में। अब यहाँ हमारे सेट में जिसको जितना नंबर आ रहा है उसमें चला आप 10 नंबर जोड़ लीजिए, 10 से 15 नंबर उतना ज्यादा आएगा। अब ये कहना कि सर जगह 70 आ रहा है वो कर, वो सब बात नहीं बोलो। अगर 70 आ रहा है का मतलब मैक्सिमम पे उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन जितना कम है उसका कम से कम 10 से 15 नंबर बढ़ जाएगा। विद्युत शक्ति, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल चला थोड़ा सा हाई रहता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। व्यावसायिक मात्रक या व्यवहारिक मात्रक या यंत्र की शक्ति एचपी, बहुत बड़े यंत्र की शक्ति किलोवाट। उष्मा का एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक कैलोरी, ताप का एसआई मात्रक केल्विन, सीजीएस मात्रक डिग्री सी। इज द राइट आंसर। आंसर यहां बता दो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एकदम सिंपल है, वाट हो जाएगा। और ये एलपी का सीबीटी 1 का एकदम वेरीफाइड क्वेश्चन है पिछले साल का। आइए ध्यान रखना, उष्मा का एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन, सीजीएस मात्रक डिग्री सी होता है। इज द राइट आंसर।
ओए होए, आबा हो राजा, बतावा हो राजा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ 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 हाँ, बता, एकदम एनसीईआरटी है, चला वेरीफाइड, एकदम एनसीईआरटी। बता, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए शामिल सही रासायनिक समीकरण। कहाँ ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है? यहाँ तो ब्लीचिंग पाउडर बन ही नहीं रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है। ब्लीचिंग पाउडर यहाँ है छुपा हुआ तुम्हारे लिए। बताओ आंसर क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चन दे, क्लोरीन मारना आंसर। क्लोरीन का क्वेश्चन दे, ब्लीचिंग पाउडर मारना आंसर, एकदम बिना कुछ सोचे हुए। क्लोरीन से बनता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर से बनता है क्लोरीन गैस। व्हाट इज द आंसर बेबी? जल्दी बता दो आंसर क्या होगा। फॉर्म भरने का डेट कब तक नहीं आएगा टेक्नीशियन का? बहुत जल्द। चला बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? डी फॉर डॉग इज आंसर। और कहीं ब्लीचिंग पाउडर है या नहीं? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और कहीं ब्लीचिंग पाउडर है क्या? आंसर ये ध्यान रखना। चला, ब्लीचिंग पाउडर दे दे, क्लोरीन मारना आंसर, क्लोरीन दे दे, ब्लीचिंग पाउडर मारना आंसर। यू विल गेट द आंसर। अगला क्वेश्चन, हाँ एने आओ ने हेने। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज, चला एकदम ओरिजिनल टीसीएस का ग्रुप डी वाला जो एनटीपीसी का जो 2022-23 में एग्जाम हुआ वो क्वेश्चन रहेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा, और ड्राइवर टेक्नीशियन का जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर वो रहेगा। यही 3 जगह से क्वेश्चन मिलेगा आपको। न्यूलैंड द्वारा किन 2 तत्वों के स्लॉट में रखा गया है? न्यूलैंड द्वारा किन 2 तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया है? कोबाल्ट और निकल को। इसको चला आयरन से दूर रख दिया है, आयरन से दूर इसको कहां रख दिया गया है? हेलोजन के साथ। आयरन से दूर हेलोजन के साथ रख दिया गया है, आयरन से दूर हेलोजन के साथ रख दिया गया है कोबाल्ट और निकेल को। न्यूलैंड का नियम बताओ तो कहां तक मान्य है? नियम कहां तक मान्य है? कैल्शियम तक की थोरियम तक? बताओ जल्दी से, न्यूलैंड का नियम कहां तक मान्य है? कैल्शियम तक की थोरियम तक? न्यूलैंड का नियम कहां तक मान्य है? कैल्शियम की थोरियम। हमसे अगर आप मिलना चाहते हैं डेली आइए 9:20 में हम आपसे मिलेंगे। चला जी, और ये वीडियो अगर आप बाद में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको एएलपी सीबीटी 1 का जो क्वेश्चन डिस्कशन है वो 20 क्वेश्चन हम डेली करवाते हैं, तो उसमें और भी टीचर हैं पहला, लेकिन डिस्कशन आपको मेरा ही मिलेगा। और इसका पीडीएफ भी हम अलग से भी अवेलेबल करवा दो, सिर्फ साइंस का अलग से पीडीएफ अवेलेबल करवा दो डेली, ठीक है? बोलो और अवेलेबल करवा दो, और एकदम सेट नंबर 1 2 करके अवेलेबल करवा दो, ताकि बच्चों को प्रिंट निकालने में दिक्कत ना हो। आंसर बताइए, कोबाल्ट और निकेल। बताओ नियम न्यूलैंड का कहां तक मान्य है? कैल्शियम तक। सारणी कहां तक है? अच्छा बताओ, तो जब इतना बताइए दिया तो ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 57 थी कि 63 थी कि 56 थी? बताओ न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? बताओ। चला, जब इतना बताइए दिया तुम, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या बता जल्दी से। डेली मिलते हैं 9:20 में, बेहतर से बेहतरीन 20 क्वेश्चन आपके साथ खेलेंगे। चला, लाइव में क्या होता है? चला, तुमको लगता है सामने टीचर पढ़ा रहे हैं, हमको भी लगता है सामने बच्चा पढ़ रहा है, पूरा एनर्जी झोंक देना है दोनों आदमी को। मेरे दोस्त, पढ़ना पड़ेगा, जीवन में कुछ करना है, भीड़ से अलग हटना होगा। मिडिल क्लास लोअर क्लास का बच्चा है तो तुम्हारा एकमात्र हथियार है कलम, उठाओ उसको और अपना जीवन बदल लो, और नहीं तो मेरे दोस्त लेवरगिरी करने के लिए तैयार हो जाओ। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो गया? 56। अब मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63, और मोस्ले के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 114, अभी ज्ञात तत्वों की संख्या है 118। थैंक यू वेरी मच। और